अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी आज गुजरात की सूरत सेशंस कोर्ट पहुंचे और ज़ैली अदालत के जरिए मोदी सर ने मामले पर सुनाई गई 2 साल जेल की सज़ा को चैलेंज पेश किया। पीर के रोज राहुल गांधी के वकील ने अपील फाइल की और फिर उसके बाद सूरत कोर्ट ने इस मामले पर आइंदा समाअत के लिए 3 मई को तारीख मुकर्रर की। इस दरमियान अदालत ने राहुल गांधी के जमानत मामले पर समाअत के लिए 13 अप्रैल की तारीख तय की और उस वक्त तक के लिए उन्हें जमानत देने का फैसला सुनाया। काबिल जिक्र है कि आज राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका के अलावा कांग्रेस हुक्मरां 3 रियासतों के वुज़राए आला के अलावा बड़ी तादाद में पार्टी कारकुन व कायदीन भी गुजरात पहुंचे। सभी राहुल गांधी के साथ इत्तेहाद का मुजाहरा कर रहे हैं और निचली अदालत के जरिए दी गई सजा को चैलेंज करने के हामी हैं। छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल, राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत और हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला सुखविंदर सिंह मौजूद थे। इस मौके पर अशोक गहलोत ने कहा कि हमें अदलिया पर भरोसा है, हम यहाँ अपना इत्तेहाद जाहिर करने आए हैं, हम मुल्क को बचाने के लिए सत्याग्रह कर रहे हैं। इस पूरी कार्रवाई के बाद राहुल गांधी ने एक ट्वीट करके कहा कि ये मित्रकाल के खिलाफ जमहूरियत को बचाने की लड़ाई है। इस जद्दोजहद में सच मेरा असलहा है और सच ही मेरा आसरा है। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब आपका ट्रायल चल रहा था तब आपने कुछ क्यों नहीं किया। अब डराने के लिए नाटक कर रहे हैं। कोर्ट आपको मुजरिम करार दे चुकी है और अब आप कोर्ट पर दबाव बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पूरे के पूरे परिवार को देश के ऊपर मानती है। This is not the first time that a politician is convicted of a crime. When Narasimha Rao, former Prime Minister of the Congress Party, was convicted, did Congress Party put pressure on the judiciary? Never. Even Chidambaram recently went to jail. Why Congress Party is trying to put this kind of undue pressure to the judiciary? There are means and ways to deal with all judicial matter. But is this the way? जब आपका conviction हो गया तो आप जो अपीलेट कोर्ट को आप डराने के लिए, जुडिशरी को आप धमकाने के लिए ये जो नाटक कर रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं इसका खंडन करता हूँ। विषय वो नहीं है। हम लोग जुडिशरी का जो बात होते है वो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज का है। यहाँ मैं जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट का बात कर रहा हूँ कि कोर्ट ने जब किसी को कन्विक्शन कर दिया तो उसके बाद ये जो ड्रामा कर रहे हैं, ये बेसिकली जो ऊपर के जो अदालत है उसको ऊपर में दबाव डालने के लिए, डराने के लिए ये कांग्रेस का ड्रामा है। इसलिए मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरे के पूरे एक परिवार को देश से ऊपर मानते हैं। उनके लिए कोड, डेमोक्रेसी कुछ नहीं बचा है। कांग्रेस के लिए एक परिवार ही उनके लिए सब कुछ है। पार्लियामेंट के बजट सेशन के दूसरे मरहले में आज भी लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई सही तरीके से नहीं चल पाई। राहुल गांधी की पार्लियामेंट रुकनियत और अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस कायदीन ने जमकर हंगामा किया। आखिरकार दोनों ऐवानों की कार्रवाई चारशुबा 5 अप्रैल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। दूसरे मरहले में 12 दिनों की कार्रवाई हंगामे की नजर चढ़ चुकी है। आज 13वां दिन था। सेशन के 12वें दिन यानी पिछले चारशुबे को कांग्रेस कायद काले कपड़े पहनकर पार्लियामेंट पहुंचे थे। लोकसभा में कांग्रेस पार्लियामेंट ने स्पीकर के सामने सेव डेमोक्रेसी के पोस्टर दिखाए और काले कपड़े लहराए, जिसके बाद ऐवान को 3 अप्रैल तक मुलतवी करना पड़ा था। लोकसभा और राज्यसभा में वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने कंपटीशन बिल 2022 पेश किया। वहीं कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम कोर्ट के फैसले पर बहस नहीं करेंगे लेकिन नाइंसाफी के खिलाफ लड़ेंगे। हुकूमत अडानी के मामले में जेपीसी की तश्कील नहीं चाहती है। ऐवान ना चलने देने की स्कीम वो पहले ही तय करके आए हैं। सभापति महोदय, मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 10 पर मेरे नाम के सामने यथा सूचीबद्ध तथा सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति 2022-23 के 106 में
से 170वां प्रतिवेदन आपकी अनुमति से प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद। श्री पी चौधरी जी। Chairman sir, with your kind permission, I wish to present the 21st report, Hindi and English version of the Committee on External Affairs, 17th Lok Sabha on action taken by the government on the observations, recommendations contained in the 15th report on the subject, welfare of the Indian diaspora policy scheme, as listed against my name at serial number 13 in today's order paper. अधीन मामले जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने मामलों के अनुमोदित पाठ तुरंत व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दें। आप बैठ तो जाइए, प्लीज बैठिए, कुछ बिल पर चर्चा हो जाए, कुछ काम हो जाए, ये उचित नहीं है। इस प्रकार निरंतर बाधा उत्पन्न करना बिल्कुल उचित नहीं है। प्लीज गो बैक टू योर सीट्स, प्लीज कोऑपरेट। लगभग सत्र समाप्ति पर आ गया है। सभा की कार्यवाही बुधवार दिनांक 5 अप्रैल 2023 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। We shall now take up close by close consideration of the bill. Clauses 2 to 45 stand part of the bill. Those in favor, please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Clauses 2 to 45 are adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. The ayes have it. The ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Shrimati Nirmala Sitharaman to move the bill. Sir, I rise to move that the bill be passed. Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The bill is passed. The House stands adjourned to meet at 1100 hours on Wednesday, the 5th April 2023. सूरत था वो वापस लोकसभा लौट के आएंगे एमपी के तौर पे। देखिए कोर्ट में क्या होगा वो दोपहर में आप कोर्ट के निर्णय के ऊपर हम बहस नहीं कर सकते, लेकिन अन्याय के खिलाफ तो हम लड़ सकते हैं। तो हम लड़ रहे हैं सरकार के खिलाफ, और सरकार ने जो अदानी के घोटाले में फंसे हैं वो ये नहीं चाहते कि यहाँ पर जेपीसी बिठाए और जेपीसी के तौर से इसकी इंक्वायरी हो, वो नहीं चाहते। इसको टालने की कोशिश कर रहे हैं और सबसे पहले सदन नहीं चलना ये उन्होंने प्लान करके आते हैं, गड़बड़ करते हैं और सदन को बंद कर देंगे। शक्ति प्रदर्शन भी कहा जाता है, वहाँ जिस तरह से बड़े नेता पहुँच रहे हैं, तीनों मुख्यमंत्री पहुँच रहे हैं, वहाँ से शो ऑफ स्ट्रेंथ है सर। शक्ति प्रदर्शन नहीं है, तो हमारे लीडर है तो लीडर के साथ खड़े होने के लिए सभी लोग जाते हैं। एक मामूली केस में जब होता है तो आपके परिवार के लोग जाते हैं, तो ये तो पूरा पार्टी है और देश के लिए लड़ रहे हैं। जब देश के लिए लड़ रहे हैं तो हमारे लोग पूरे वहाँ पर पहुँचते हैं और उनके साथ उनको हिम्मत अफजाई करते हैं। और ये तो हमारे पार्टी का लोगों का निर्णय है, उन्होंने किसी को नहीं बुलाया।
गौतम अडानी को लेकर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की खामोशी पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। इस दरमियान कांग्रेस की तुलबा तंजीम NSUI ने पीर के रोज मुल्क भर में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नाम पोस्ट कार्ड मुहिम शुरू कर दी है। इस मुहिम की शुरुआत दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में वाक़ पोस्ट ऑफिस से की गई, जहां बड़ी तादाद में लोग जमा हुए और PM मोदी के नाम पोस्ट कार्ड भेजा। पोस्ट कार्ड में एक तरफ PM मोदी की तस्वीर बनी हुई है और उसके नीचे लिखा है, मोदी मुंह से ताला खोलो, अडानी पे कुछ तो बोलो। इस स्लोगन के नीचे PM मोदी का पता लिखा गया है जहां पोस्ट कार्ड भेजा जाना है। पोस्ट कार्ड में एक तरफ NSUI ने PM मोदी से 3 सवालात पूछे हैं। इसमें लिखा गया है कि वज़ीर आज़म जी, एक मुंतखब नुमाइंदे पार्लियामेंट में सवाल नहीं कर सकता, इसीलिए हम तालिब इल्म आपसे ये 3 सवाल पूछ रहे हैं। पहला, अडानी ग्रुप ने BJP को कितना चंदा दिया? दूसरा, वज़ीर आज़म के बैरून मुल्की दौरों के बाद अडानी ग्रुप को कितने कॉन्ट्रैक्ट मिले? और तीसरा, ये कौन सा फार्मूला है जिससे 8 साल में आपके मित्र अडानी दुनिया के 690 अमीर शख्स से सीधे दूसरे सबसे अमीर शख्स बन गए? मेरा नाम युवराज सिंह है, मैं खालसा कॉलेज फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि पहली बार इतिहास में आज़ादी से अब तक ऐसा हुआ है कि देश का पार्लियामेंट, उसकी आवाज़ बंद कर दी गई है, पार्लियामेंट को म्यूट कर दिया जाता है। तो उसको लेके आज यहाँ पे यूनिवर्सिटी के छात्र इकट्ठा हुए हैं और हम ये आवाज़ मोदी जी तक पहुँचाना चाहते हैं कि मोदी जी, आप देश की संसद की अगर आवाज़ बंद करने की आप ये जुर्रत कर रहे हैं, ये तानाशाही कर रहे हैं, तो यहाँ सड़कों पर छात्र अपनी आवाज़ बुलंद करेगा और वही हम करते हुए। और हमारे सीधी सी बात है कि जवाब दो मोदी जी, अडानी पर जवाब दो। अडानी को, जो आपका मित्र है अडानी, उसको आपने आज तक कितना फ़ायदा पहुँचा दिया और देश का जो नुकसान हो रहा है अडानी की वजह से, उस पर आपको जवाब देना पड़ेगा। उन 20,000 करोड़ रुपयों पर जवाब देना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। आप ज़्यादा टाइम चुप नहीं रह पाएंगे। ये छात्र आपके खिलाफ संघर्ष करने को तैयार है। आज 3 अप्रैल को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा युवा कांग्रेस को जिम्मेदारी दी गई है कि पूरे देश में पोस्ट कार्ड अभियान चलाना है। तो भारतीय युवा कांग्रेस पूरे देश में आज पोस्ट कार्ड जवाब दो मोदी जी के नाम से लॉन्च किया है और मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं कि आपने अडानी जी के ऊपर जो सवाल उठते हैं उस सवाल पे आप जवाब नहीं देते हैं, आपको जवाब देना चाहिए। आप उनके साथ कई विदेशों का दौरा किया है और उस दौरे के बाद उनको कितने ठेके मिले हैं उस पर जवाब देना चाहिए। आपने जिस तरह से जेपीसी की मांग को ठुकराया है उस पर जवाब देना चाहिए। पूरा देश जानना चाहता है कि आज ऐसी क्या स्थिति और परिस्थिति बन गई कि मोदी जी को अडानी के बारे में एक शब्द नहीं कहना है और उनको लगातार बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और जो व्यक्ति देश के युवाओं के बारे में बात कर रहा है, उनके हित के बारे में बात कर रहा है, रोजगार के बारे में बात कर रहा है, बढ़ती महंगाई के बारे में बात कर रहा है, भारत की सीमा पे चीन कब्जा कर रहा है उसके बारे में बात कर रहा है, और भी देश की जो अन्य समस्या है जो जनता से जुड़ी हुई है उसके लिए बात कर रहा है। राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी लगातार वही बात कर रहे हैं। आप उनकी आवाज को दबाने के लिए आप देश की जनता की आवाज दबा रहे हैं। आप राहुल जी की आवाज दबा रहे हैं, मतलब देश की जनता की आवाज दबा रहे हैं। राहुल जी अपने लिए व्यक्तिगत तो कोई सवाल नहीं कर रहे हैं, वो सवाल तो देश की जनता का है, आपको जवाब देना चाहिए। आप क्यों जवाब नहीं दे रहे? तो ये पोस्ट कार्ड आप किस तरह से लोगों तक पहुंचाएंगे, युवाओं तक पहुंचाएंगे? हमारी पूरे देश में गांव तक टीम है युवा कांग्रेस की, कांग्रेस पार्टी की, उसके माध्यम से हम लोगों तक पहुंचेंगे और ये कार्ड उनसे भरवा करके मोदी जी के घर भेजेंगे और उनसे। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस फाइल्स के दूसरे एपिसोड का वीडियो रिलीज किया। पीर के रोज बीजेपी के ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किए गए वीडियो में MF हुसैन की पेंटिंग की खरीदो फरोख्त से जुड़ी बातें बताई गई हैं। इस पेंटिंग को US बैंक के को फाउंडर राणा कपूर ने प्रियंका गांधी से 2 करोड़ में खरीदा था। इस वीडियो में नरेटर कुछ फुटेज के साथ कह रहा है कि राणा कपूर पर प्रियंका गांधी से 2 करोड़ में पेंटिंग खरीदने का दबाव बनाया गया था। इस वीडियो में यह भी कहा गया कि इन पैसों का इस्तेमाल सोनिया गांधी के इलाज में किया गया। कांग्रेस के काले कारनामों का अंदरूनी सच आपके सामने लेकर आया है कांग्रेस मतलब करप्शन का ये एपिसोड। आप हैरान रह जाएंगे इस एपिसोड में ये देखकर कि भ्रष्टाचार एक्सपर्ट कांग्रेस पैसों के हेरफेर के डिफरेंट तरीके सोचने में
कितनी माहिर है, ऐसे तरीके जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। एक नजर डालते हैं FATF की रिपोर्ट पर। FATF की रिपोर्ट जिसमें अब तक आतंकवाद को फंडिंग करने वाले पाकिस्तान जैसे देशों की केस स्टडीज होती थी, आज उसमें गांधी परिवार के भ्रष्टाचार की केस स्टडी हो रही है। इसी से जुड़ा है यस बैंक के को-फाउंडर राणा कपूर का बयान जो उन्होंने ईडी को दिया। राणा कपूर ने ईडी के सामने खुलासा किया कि उन्हें प्रियंका गांधी से MF हुसैन की बनाई हुई एक पेंटिंग खरीदने के लिए मजबूर किया गया। पेंटिंग की कीमत 2 करोड़ रुपए थी और इन 2 करोड़ रुपए का इस्तेमाल सोनिया गांधी के इलाज के लिए किया गया। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक राणा कपूर का ये भी कहना है कि तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवड़ा ने उन्हें चेताते हुए कहा था कि अगर वह पेंटिंग खरीदने से मना करते हैं तो गांधी परिवार के साथ उनके रिश्ते खराब हो सकते हैं। मतलब क्लियर था कि उस 2 करोड़ के लिए गांधी परिवार धमकी का भी इस्तेमाल कर रहा था। ईडी की चार्जशीट में राणा कपूर ने यह भी कहा है कि उन्होंने 2 करोड़ रुपए का भुगतान प्रियंका गांधी को चेक से किया था, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। 1 मई 2010 को तत्कालीन यूपीए सरकार में मंत्री मुरली देवड़ा के बेटे मिलिंद देवड़ा ने राणा कपूर को एक पत्र लिखा, जिसके माध्यम से राणा कपूर पर दबाव बनाया गया कि वो पेंटिंग को खरीदने के लिए प्रियंका गांधी को पत्र लिखें। इसके अलावा कई अन्य मैसेज भी नजर आते हैं जिनमें ये साफ देखा जा सकता है कि मिलिंद देवड़ा इस पेंटिंग को खरीदने के लिए लगातार दबाव बना रहे थे। इतना ही नहीं, इस पेंटिंग के नाम पर पैसों की उगाही करने के लिए गांधी परिवार की तरफ से अहमद पटेल ने पद्म भूषण देने का वादा भी कर दिया। बेहद शर्म की बात है। क्या कांग्रेस इस प्रश्न का जवाब दे सकती है कि आखिर कितने राष्ट्रीय सम्मानों को कांग्रेस ने रुपयों से तोला है? कांग्रेस के पास इसका जवाब नहीं है, क्योंकि कांग्रेस काल के घोटालों के इतने किस्से हैं कि कांग्रेस के पास हिसाब ही नहीं है। कांग्रेस मतलब करप्शन के अगले एपिसोड में देखिए। बेहद सस्ती कीमतों पर खदानों से कोयला निकालने के ठेके निजी कंपनियों को बदउनवानी को जमहूरियत और इंसाफ का दुश्मन और गुर्बत और जराइम की जड़ बताते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI को वाज़ेह पैगाम दिया कि पूरी सियासी अज़्म में मुल्क में बदउनवानी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए और CBI को हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। मोदी ने ये बात आज विज्ञान भवन में CBI की डायमंड जुबली तकरीब से खिताब करते हुए कही। पर्सनल ट्रेनिंग और अवामी शिकायत के वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल और काबीना सेक्रेटरी राजीव गौबा भी इस तकरीब में मौजूद थे। इस मौके पर CBI से मुंसलिक सुप्रीम कोर्ट का RQ भी जारी किया गया। मोदी ने अपने खिताब में कहा कि CBI ने मुल्क की आला तहकीकाती एजेंसी के तौर पर 60 साल का सफर मुकम्मिल किया। ये 6 दहाइयाँ यकीनन कामयाबियों से भरी हुई हैं। CBI ने अपने काम और अपनी महारत से आम आदमी को एतमाद दिया है। ऐसे अनेक कदम आप भी बता सकते हैं, मैं भी गिना सकता हूं, लेकिन अतीत के हर अध्याय से हमें कुछ न कुछ सीखने की जरूरत है। दुर्भाग्य से भ्रष्टाचार से जुड़े मामले वर्षों तक खींचते चले जाते हैं। ऐसे मामले भी आए हैं जिसमें FIR होने के 10 साल बाद भी सजा की धाराओं पर चर्चा चलती रहती है। आज भी जिन मामलों पर एक्शन हो रहे हैं वो कई साल पुराने हैं। जांच में देरी 2 तरीके से समस्या को जन्म देती है। एक तरफ भ्रष्टाचारी को सजा देर से मिलती है, तो दूसरी तरफ निर्दोष परेशान होता रहता है। हमें सुनिश्चित करना होगा कि कैसे हम इस प्रोसेस को तेज बनाएं और भ्रष्टाचार में दोषी को सजा मिलने का रास्ता साफ हो पाए। हमें बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को स्टडी करना होगा।
जांच अधिकारियों की कैपेसिटी बिल्डिंग पर फोकस करना होगा। और साथियों, आपके बीच मैं एक बात फिर स्पष्ट करना चाहता हूं। आज देश में करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राजनीति की इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं है। आपको कहीं पर भी हिचकने, कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वो बहुत ताकतवर लोग हैं। बरसों बरस तक वो सरकार का सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। संभव है कई जगह किसी राज्य में आज भी विशिष्ट सत्ता का हिस्सा हो। बरसों बरस तक उन्होंने भी एक इकोसिस्टम बनाया है। इकोसिस्टम अक्सर उनके काले कारनामों को कवर देने के लिए, आप जैसी संस्थाओं की छवि बिगाड़ने के लिए हज 2023 की तैयारियां पुरजोर तरीके से जारी हैं, जिसके तहत एक तरफ जहां आज़मीन हज की सहूलत के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फॉरेक्स कार्ड का पहली बार इंतजाम किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ उनके लिए लाजमी इंश्योरेंस स्कीम का भी इंतजाम किया जा रहा है। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर स्मृति ईरानी ने आज इन ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ताउन से आज़मीन के लिए फॉरेक्स कार्ड का इंतजाम कर रही है, जिसके जरिए वो बगैर कैश रकम के ही सफरे हज पर जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि पहले सफरे हज के लिए नामों का इंतखाब होने पर हर आज़मीन हज को रवानगी से कई माह कबल हज कमेटी के पास 2100 रियाल के बकद्र पैसे जमा कराने पड़ते थे, जो उन्हें एम्बार्केशन पॉइंट पर सफरे हज पर रवानगी के वक्त रियाल की शक्ल में वापस मिलते थे और मक्का और मदीना में पैसे खत्म हो जाने पर आज़मीन को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता था। मगर अब इसकी जरूरत नहीं है, बल्कि आज़मीन को SBI के फॉरेक्स कार्ड की सहूलत फराहम करके उन्हें कैश रकम ले जाने से निजात दिलाई गई है। स्मृति ईरानी ने आज़मीन हज की तफसीलात बताते हुए कहा कि रवां बरस सफरे हज पर जाने वाले ख्वाहिशमंद 1,84,000 अफराद ने दरख्वास्त दी थी, जिनमें से 1,40,000 अफराद के नाम ऑनलाइन कुरानंदाजी के जरिए सेलेक्ट हुए हैं, जिन्हें फौरन ही SMS के जरिए इत्तला दे दी गई है। उन्होंने कहा कि मुंतखब आज़मीन में 70 या उससे ज्यादा उम्र के 10,621 आज़मीन का इंतखाब अमल में आया, जबकि बगैर महरम के खातून आज़मीन जिन आज़मीन को मुंतखब किया गया उनकी तादाद 4,314 है और 45,000 अफराद का नाम वेटिंग लिस्ट में आया है। मरकजी वजीर ने मजीद बताया कि इस साल आज़मीन के लिए मरकजी हुकूमत इंश्योरेंस का भी इंतजाम कर रही है, ताकि सफ़र हज के दौरान हादसा होने की सूरत में मुतासरीन को माली मदद फराहम कराई जा सके। इसके लिए इंश्योरेंस कंपनियों से कम प्रीमियम पर इंश्योरेंस लाने की बातचीत जारी है। ये इंश्योरेंस कराना हर आज़िम के लिए लाजमी होगा। बिहार में रामनवमी के दिन से शुरू होने वाला तनाज़ा अब भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। सासाराम और बिहार शरीफ में तशद्दुद के बाद हालात कशीदा हैं। सासाराम में आज सुबह 4:30 बजे दोबारा बम अंदाजी की गई। इसके बाद वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को इस इलाके में बुलाया गया जहां बम धमाका हुआ था। वहां पर इन जवानों ने फौज एक फ्लैग मार्च किया। बमबाजी के वाक़े के बाद इलाके में कशीदगी पैदा हो गई। मौके पर बड़ी तादाद में पुलिस फोर्सेस तैनात कर दी गई हैं। वाक़े की इत्तला मिलते ही बम डिस्पोजल स्क्वाड फौरी मौके पर पहुंचा। पुलिस हुकाम के मुताबिक वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। रामनवमी पर तशद्दुद और फसादात पर सियासी तनाज़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले पर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया। उन्होंने बीजेपी पर संगीन इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि जब भी बीजेपी को ये एहसास होता है कि वो कमज़ोर हो रही है तो वो फ़िरका वाराना फसादात को हवा देती है और लोगों को पोलराइज करती है। उन्होंने कहा कि ये फसादात बीजेपी की हरकत है।
वज़ीर आला ममता बनर्जी ने आज मशरकी मदनीपुर के खजूरी में एक तकरीब के दौरान अपोजिशन जमातों पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि बंगाल में शरपसंदी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जानबूझकर हालात ख़राब करने की कोशिश की जा रही है और उसके साथ ही उन्होंने कई स्कीमों और प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह करते हुए कहा कि अब वो लोग भी लक्ष्मी भंडार के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं जिनके पास हेल्थ कार्ड नहीं है। अन्नपूर्णा पूजा चलছে কেন বাবু রামনবমীর মিছিল। पंजाब कांग्रेस के साबिक सरबराह नवजोत सिंह सिद्धू ने उनकी सिक्योरिटी Z+ से घटाकर Y+ करने को लेकर कहा कि सिद्धू मूसावाला के साथ जो हुआ वही उनके साथ हो रहा है। 13 बंदे यानी गनमैन रह गए हैं। वो चाहते हैं कि मैं डिमोरलाइज हो जाऊं और घर से ही ना निकल सकूं। मैं छाती ठोक कर कहता हूं कि मुझे मौत का खौफ नहीं है, नफा नुकसान से ऊपर हूं। मेरी सिक्योरिटी वापस लेने से मैं चुप नहीं हो जाऊंगा। उन्होंने कहा कि सच की आवाज को बुलेट प्रूफ गाड़ी वापस लेने से दबा नहीं सकते। केरला के अलातूर में अलापोस किन्नूर एग्जीक्यूटिव एक्सप्रेस ट्रेन के D1 कोच में एक नौजवान ने मुसाफिरों पर आतिशगीर मादा छिड़ककर आग लगा दी। आग से बचने की कोशिश में छलांग लगाने से 2 साला बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए जबकि 3 खवातीन समेत 9 मुसाफिर झुलसकर जख्मी हो गए। यह बर्बरियत का वाकया इतवार की देर रात पेश आया। पुलिस ने रेलवे ट्रैक से मुश्तबा हमलावर का एक बैग भी बरामद किया। बैग से 2 मोबाइल और 1 बोतल पेट्रोल और नोट पैड मिला। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए कोशिश की जा रही है। पुलिस को करीबी इमारत में नस्ब सीसीटीवी की फुटेज मिली जिसमें मुबैना हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार होते नजर आ रहा है। पुलिस के मुताबिक पीर के रोज तकरीबन 1:30 बजे कोरापुज पुल के नजदीक अलातुर में रेलवे ट्रैक पर 3 लाशें मिली। उनकी शिनाख्त मछली के ताजिर नौफिक और रहमत के तौर पर की गई है। रहमत की बहन की बेटी सारा जिसकी उम्र 2 साल है उसके तौर पर की गई जो जिले किन्नूर के रहने वाले बताए गए हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में वाक़े बेलेश्वर मंदिर में गुज़िश्ता दिनों पेश आए बावड़ी हादसे में आज जल्दी सुबह मकामी इंतजामिया के जरिए बावड़ी के साथ साथ मंदिर पर भी सख्त कार्रवाई की गई। रामनवमी के मौके पर हुए हादसे में 36 लोगों की जान तलब होने के फौरन बाद ही पूरे मामले की तफ्तीश शुरू हो गई थी और 3 अप्रैल की सुबह बावड़ी के साथ साथ मंदिर को भी पूरी तरह मुनहदिम कर दिया गया। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उस जगह का नाम और निशान मिटा दिया जहां पर हादसा पेश आया था। बावड़ी यानी कुएं के ऊपर तामीर नाजायज मंदिर को तोड़ दिया गया और इसके अलावा नए मंदिर के ढांचे को भी JCB और पोकलेन की मदद से मुनहदम कर दिया गया। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि मंदिर तोड़े जाने की बजरंग दल के कारकुनों ने सख्त मुखालिफत की लेकिन इसका कोई असर मकामी इंतजामिया पर नहीं पड़ा। बजरंग दल कारकुनों ने पटेल नगर पहुंचकर नारेबाजी की और मंदिर तोड़े जाने को गलत ठहराया। हालांकि पुलिस जवानों ने उन्हें मंदिर की तरफ जाने से रोक दिया और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अपनी कार्रवाई सख्त सिक्योरिटी के दरमियान जारी रखी। दिल्ली आबकारी पॉलिसी केस में जेल में बंद दिल्ली के साबिक नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया को आज भी अदालत से राहत नहीं मिली। रॉज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 14 दिनों की मजीद अदालती हिरासत में भेज दिया। पीर के रोज सिसोदिया को रॉज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था जहां से अदालत ने उन्हें 17 अप्रैल तक के लिए अदालती हिरासत में भेजने का हुक्म दिया। वाज़ेह है कि मनीष सिसोदिया पर आबकारी वजीर रहते हुए आबकारी पॉलिसी के जरिए कसदन कारोबारियों को फायदा पहुंचाने का इल्जाम लगा है। भूटान के तीसरे राजा जिग्मे वांगचुक 3 दिन के दौरे पर हिंदुस्तान पहुंचे हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने उनसे मुलाकात की, फोटो ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। वांगचुक का दौरा उस वक्त हो रहा है जब पिछले हफ्ते ही भूटान के PM ने डोकलाम को 3 मुल्कों का तनाज़ा बताया था। अपने 3 दिन के दौरे पर वांगचुक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। अपने दौर के मशहूर हिंदुस्तानी क्रिकेटर सलीम दुर्रानी का इंतकाल हो गया जो
फरमाइश पर जबरदस्त छक्के मारने के लिए मकबूल थे। उनकी उम्र 88 साल की थी। वो गुजरात के जामनगर में अपने छोटे भाई जहांगीर दुरानी के साथ रहते थे। इस साल जनवरी में वो गिर पड़े थे, जिसके बाद उनकी रान की हड्डी की सर्जरी की गई थी। काबुल में पैदा होने वाले दुरानी जारहाना बैटिंग के लिए जाने जाते थे और बाएं हाथ से बॉलिंग भी करते थे। उन्होंने 29 टेस्ट मैच खेले और 1961-62 में इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज में हिंदुस्तान की 2-0 से कामयाबी में अहम रोल अदा किया था। उन्होंने कोलकाता और मद्रास में टीम की कामयाबियों में बिलतरतीब 8 और 10 विकेट हासिल करते हुए अहम रोल अदा किया था। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।